Hello guys, welcome to our channel. तो guys, ये हाल चाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आई थिंक सबने नाम सुना होगा एंड दैट इज पाइथन द कोडिंग लैंग्वेज। अब ये क्या है, कैसे है, क्यों है, चलो इसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन को जानते हैं और साथ में गर्ल्स थोड़े कोड्स को भी प्रैक्टिस करेंगे जस्ट टू एनालाइज एंड अब्सॉर्ब कॉन्सेप्ट्स। तो यो व्हाट्सएप क्लास अच्छा अनफर देखिए लेके आया है आपके लिए एक न्यू पाइथन सीरीज गाइस। इसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे बाय मी and I will also practice some questions guys। different types के questions होंगे, different types के topics होंगे। तो चलो गाइस शुरू करते हैं और आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक ये रहा आपके सामने या सो गाइस ये है हमारा ओवरव्यू जो बेसिकली गाइस आई हैव डिजाइन एंड यहाँ पे हम बहुत सारे कंसेप्ट को कवर अप करने वाले हैं। आज तो गाइस बिल्कुल स्टार्टिंग है, जैसे कि डाउनलोड वगैरह तो गाइस आपको आता ही होगा कि डाउनलोड कैसे करते हैं। अगर आपको डाउनलोड नहीं पता है तो उसके लिए सिर्फ वेबसाइट पे जाना पड़ेगा python.org। मैं आपको दिखा दूंगा, वहां से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं एंड देन उसके बाद गाइस सिंपली आपको प्रिंट करना है। मतलब सिंपल हम सबसे पहले प्रिंट से स्टार्ट करेंगे एंड देन अलग अलग कोड्स एंड अलग अलग चीजों को ट्राई करेंगे गाइस। मैंने पाइथन ही क्यों चूज किया, मैं चाहे तो सी भी चूज कर सकता, सी प्लस प्लस भी चूज कर सकता था गाइस। पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है उसमें जो ये कोमा वगैरह है और जो सेमीकोलन है वो कम यूज करने पड़ते हैं, लेकिन और लैंग्वेजेस में ये बहुत ज्यादा यूज करने पड़ते हैं। तो गाइस बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग ना, अगर आप सबसे पहले पाइथन सीखोगे तो आपको कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली हो जाती है बिकॉज इसमें जो एल्गोरिथम है वो बहुत सिंपल है। अभी आपको लिख के दिखाऊंगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना पड़ता, थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। अगर आपको थोड़ा बहुत लॉजिक बनाना आता है तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत बेस्ट लैंग्वेज है। एंड गाइस सबसे बेस्ट चीज ये है कि पाइथन एआई मॉडल और एमएल मॉडल्स में इन्वॉल्व होती है। एआई एमएल तो पता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो गाइस आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप पाइथन को सीख जाते हैं तो आप एआई एमएल जैसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं बिकॉज गाइस इतना ही नहीं, पाइथन हाई लैंग्वेज है बिकॉज ये ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, कोई गेम बनानी, बेसिक गेम, एडवांस गेम के लिए तो आपको और चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, लेकिन बेसिक चीजें आप इससे ट्राई कर सकते हैं। और प्लस आप एक छोटा मोटा वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, उसके लिए पाइथन के पास बहुत सारी लाइब्रेरीज। ठीक है, तो चलो गाइस अब आगे शुरू करते हैं। इसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है, वेरिएबल्स है, डाटा टाइप्स है, फंक्शंस है, रिकर्शंस है, एक्सेट्रा बहुत चीजें है भाई। अब देखो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि इसमें इजी टू राइट है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है और इसका जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत इजी है। ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, इसमें कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में, अगर आप वो यूज करना सीख गए तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और आपको एक बोनस टिप देता हूँ गाइस, अगर जैसे सपोज आपको पाइथन जो आइडल आएगा जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो विजुअल स्टूडियो कोड करके एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस उसको डाउनलोड करना बहुत इजी है, आप डायरेक्ट गूगल पे जाओ, मैं आपको वो सब भी अभी दिखाऊंगा। वहां पे क्या फायदा है गाइस कि वो ना आपको ना खुद ही सजेस्ट करेगा, मैं आपको सारा दिखाऊंगा। चलो गाइस अब आगे चलते हैं। ये है पहला गाइस पाइथन का डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी। अभी क्या है चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये तो हो गया गाइस का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं मेन स्क्रीन पे। हाँ जी गाइस, तो हम आ चुके हैं गूगल पर। आपको सिंपली सर्च करना है पाइथन डाउनलोड्स एंड आप अपनी विंडोज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पाइथन की वेबसाइट पे जाएं एंड यहाँ पे सिंपली ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम रहता है एंड देन वी नीड टू वेट साइट लोडिंग के लिए एंड देन सिंपली गाइस आप जो सबसे पहला वर्जन है उस पर क्लिक कर दें एंड देन डेफिनेटली
यहाँ से आपको सिलेक्शन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यहाँ पे अपने आप डाउनलोड हो जानी चाहिए, नहीं हुआ है। चलो रुको एक बार देख लेते, ये देखिए भाई हो जाता है। मैं वही कह रहा था, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला जाता है डाउनलोड्स पे, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड जैसे ये डाउनलोड होगा आपको सिंपली इंस्टॉल करना है एंड देन कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ कमांड देनी है एंड देन इट विल बिकम क्वाइट इजी पीजी थिंग। तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास तो गाइस पाइथन पहले से ही है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन अपग्रेड नाउ का ना आके डायरेक्ट इंस्टॉल का था। अब यहाँ से कमांड्स को दे दे के ये सारा इंस्टॉल कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड का भी दिखा देता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी सिंपली आप गूगल पे जाएं एंड जस्ट सर्च करें इतना भी क्या लिखना, लिखने VS कोड, इसका शॉर्ट फॉर्म है। एंड ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। एंड यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है गाइस, आप वेबसाइट का ओपन होने का वेट करेंगे एंड यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है। एंड गाइस सिंपली जो विजुअल स्टूडियो की फाइल है वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, विंडोज के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए, मैक OS जिसके लिए चाहिए आप उसके लिए ले सकते हैं। उस पर क्लिक करके इसकी जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे बिगन हो जाएगी। या ये एक्चुअली काफी बड़ी फाइल है, बट ये कोई बात नहीं, इंस्टॉल होने दे देते हैं। एक्चुअली गाइस मैं इंटरनेट का देख रहा था थोड़ा, बट दैट डजंट मैटर। एंड ये इंस्टॉल होते ही गाइस फिर आपको सिंपली जैसे मैंने बताया ना, पाइथन के लिए ये डाउनलोड फाइल में जाएगी, सारे प्रोसेस को इन्वॉल्व करना है। उस पर क्लिक की लोकल DC में यूजुअली जो डिफॉल्ट ड्राइव है वहाँ पे वो सेव होती है, फिर वहाँ पे वो फाइल सेव करके आप ओपन मिलेंगे। तो गाइस यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ बिकॉज मेरे पास पहले से ही पड़ा है। एंड लेट मी जस्ट शो यू द विजुअल स्टूडियो। हाँ जी, सो गाइस ये रही विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन मेरे पास। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले से ही रेडी है, इसी कारण से इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी जब इसको डाउनलोड कर लोगे एंड देन सिंपली यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। आपको यहाँ से पहले सर्च करना है टेक्स्ट फाइल पे। तो जब आप टेक्स्ट फाइल पे जाओगे यहाँ से लैंग्वेज सर्च करनी है एंड लिखना है पाइथन। आपको गाइस पाइथन की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ कहा गया एक्सटेंशंस, जस्ट अ मिनट, ये रहा एक्सटेंशंस। यहाँ पे आप सर्च करें पाइथन। जैसे ही आप गाइस पाइथन सर्च करेंगे यहाँ पे जो सबसे ऊपर लाइब्रेरी है ये रही। मेरे पास ये गाइस पहले से इंस्टॉल है, आप डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ। यहाँ से क्लिक करेंगे इंस्टॉल, तो ये इंस्टॉल हो जाएगी और इसमें पैकेजेस इन्वॉल्व हो जाएंगे। एंड देन गाइस आप अपनी कोडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास गाइस ये पहले से ही रेडी था, तो चलो गाइस लेट्स बिगिन। एंड गाइस आपको सबसे पहला प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ, दैट इज हेलो वर्ल्ड का। तो उसमें करना कुछ नहीं होता गाइस, आपको सिंपली ये देखिए, ये बहुत बेनिफिट है। जैसे आपने ये लिखा तो आपको जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो खुद ही सजेस्ट कर देगा कि इस पी से रिलेटेड क्या कोड्स अवेलेबल है। उनको उनका एल्गोरिदम तो नहीं, बट उनका स्टार्टिंग बिगनिंग बता देगा। अगर आपको एल्गोरिदम देखना है तो आपको मिस्टेक्स भी पता चलेंगी। जैसे आप पूरा लिखोगे प्रिंट, ठीक है। अब हमें एक प्रॉब्लम और आती है, प्रिंट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पाइथन है वो एक कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। वो एक बीच का मीडियम है जो हमारा पीसी है गाइस। अब जैसे सपोज आपको किसी से बात करनी है, ठीक है, तो आप कैसे बात करोगे? आप उससे इंग्लिश में बात करोगे, हिंदी में बात करोगे, अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करोगे। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट एल्गोरिदम लिख के बात कर सकते हैं। बेसिकली कंप्यूटर से बात करने का एक जरिया है। अब जैसे आप गाइस आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ चीजें होती हैं जहां पे आपको कंप्यूटर से कुछ एग्जीक्यूट कराना हो या कोई कोड एग्जीक्यूट कराना हो, तो वहां पे आपको दिक्कत ये आती है कि बाबा आपको समझ नहीं आता है कि यार कैसे बात करें। सो आप इसका एक जरिया ये मान सकते हैं कि हम किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जो लैंग्वेज हम सीख लेते हैं हमें उसका एल्गोरिदम नहीं पता होता। तो कैसे एल्गोरिदम में होता कुछ नहीं, एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है कि आपका एक वे है सीखने का, कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में अगर आप कंप्यूटर को कमांड दोगे तो वो आपकी कमांड को सुनेगा, समझेगा, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए एल्गोरिदम को बनाया गया। और अलग अलग लैंग्वेजेस के जो एल्गोरिदम्स है उसमें कुछ सिंटैक्स है, उनको समझना पड़ता है। सिंटैक्स बेसिकली एक सिस्टम है, जैसे मैथमेटिकल मैथ्स है। अब अगर आपको मैथ्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई फॉर्मूला बताना चाहिए ना, तो फॉर्मूला सिस्टमैटिक में बनाया गया। सेम ऐसी कोडिंग में जो सिंटैक्स सिस्टमैटिक वे में बनाया गया है, इसी कारण से इसका जो सिंटैक्स है वो सेम रहता है। थोड़ा वेरी कर सकते हैं। लॉजिक जो है गाइस वो आप डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो सिंटैक्स है वो सेम रहता है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक और चीज, जो कंप्यूटर का सिंटैक्स है गाइस, कंप्यूटर बेसिकली समझता है बाइनरी फॉर्म 0 और 1। तो आप बोलोगे कि यार इन्फिनिटी अगर ये बाइनरी कोड में ही समझता है तो हमें इसको ये सिंटैक्स देने की क्या जरूरत है।
देखो क्या है कि जब पाइथन को जिसने बनाया था ना, उस बंदे ने जब इसको सिंटेक्स को डिजाइन किया था तो उसने अलग अलग कमांड्स को दिया था। अब जैसे अगर ये 0 1 ही समझता है तो आप बोलोगे कि 0 1 ही लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। ये लीजिए आपके सामने मैंने 0 1 लिखा, ठीक है। अब इसको सेव करना है, इसको सेव कर लेते हैं रैंडम के नाम से, ठीक है। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा बिकॉज मैंने पहले से इसको सेट कर रखा था। अब यहाँ पे आप जैसे करोगे तो यहाँ क्या लिखा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, और इसका कोई मतलब नहीं है बिकॉज 0 एंड 1 का कोई यूज नहीं है लोगों। मैं आपको अगर इंडेंट हटा भी देता हूँ, ये लेट्स सी देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। देखा यहाँ लिखा है सिंटेक्स एरर इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो पाइथन है ना उसमें हर एक चीज का मतलब होता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उसे इसका मतलब समझ नहीं आएगा कि 0 एंड 1 का मतलब क्या है। लेकिन अगर मैं इसी 0 1 को ऐसे लिख दूं, x इज इक्वल टू 0 1, ठीक है, एंड देन इसको प्रिंट करूं, प्रिंट के लिए इसमें डायरेक्ट ऐसे लिखना, ठीक है, एंड देन इसको सेव करूं। अब देखते हैं कि क्या ये 0 एंड 1 प्रिंट हो गया। देखो इनवैलिड सिंटेक्स। अब इनवैलिड सिंटेक्स क्यों आया है, क्योंकि मैंने क्या किया है कि मैंने 0 एंड 1 को अलग अलग करके लिखा है। अब मैं अगर कंबाइन कर दूं तो कंबाइन में ये बेसिकली एक नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो मैं आपको दिखा देता हूं इसके लिए भी, जस्ट अ मिनट। ओके, लीडिंग जीरोस विद डेसिमल नंबर्स आर नॉट परमिटेड, यूज द परफेक्चुअल ऑक्टेल इंटीजर्स। ओके नो प्रॉब्लम, लीजिए हम इसको ऑक्टेल इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड लेट्स सी अब ये रन कर जाता है कि नहीं। या सो गाइस बेसिकली आप ये देख सकते हैं अब ये ऐसा क्यों आया है। इसका रीजन ये है कि गाइस बिकॉज क्या होता है, हमने दो नंबर लिए, एक नंबर नहीं दो नंबर। अब आप मैं 0 1 जब लिख रहा था तब 0 1 ये डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने कोमा डाला तो वो एक सीरीज में कन्वर्ट हो गया। अच्छा 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2। जो पीछे होता है ना गाइस, उसमें अगर आपको बहुत सारे नंबर इनपुट भी देने तो उसके लिए भी अलग अलग कमांड्स होती हैं, इसी कारण से जो सिंटैक्स है वो अलग अलग है। अब जैसे मैं ये हटा दूं, ये बेसिकली टप्पल बन गया, ठीक है। अब मैं इसको हटा दूं, अब ये क्या बनेगा, अब ये बन गया है इंटीजर, और मैं इसका प्रिंट कर सकता हूं टाइप। टाइप का मतलब क्या होता है गाइस कि टाइप बताता है कि ये जो वैल्यू है जो हम दे रहे हैं इसका फॉर्म क्या है, कि ये किस टाइप की वैल्यू, किस कैटेगरी की वैल्यू है। तो मैं इसको सेव कर देता हूं एंड देन इसके बाद रन करते हैं तो आपको दिख जाएगा कि ये 1 है और इसका टाइप है इंटीजर। ये इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू गाइस बेसिकली माइनस भी हो सकती है। देखो मैं अगर मैं इसको माइनस भी डाल दूं, आपने अगर मैथ्स में पढ़ा हो तो इंटीजर वैल्यू प्लस से लेके माइनस में आते हैं। देखो माइनस और 1 से जाती है ना, अगर आपने ग्राफ देखो मैथमेटिक्स में नेगेटिव इंटीजर जाता है पॉजिटिव इंटीजर, तो माइनस से लेके प्लस तक इसका रहता है। आप चाहे तो उसको -1 से लेके +1 तक डाल सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी पूरी की पूरी सीरीज। अगर आपको पूरा का पूरा इंटीजर प्रिंट कराना है -1 से लेके +1 तक, तो उसके लिए मैं आपको कमांड बता देता हूँ। उसके लिए आपको सिंपली लिखना है, यार रुको इतना भी लिखने की क्या जरूरत है क्योंकि आपको तो डायरेक्ट प्रिंट चाहिए ना। सो हमें चाहिए -1 से लेके +1 तक का पूरा सीरीज, ठीक है, कि हमें -1 से लेके +1 तक का चाहिए। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्या ये आ जाएगा पूरा का पूरा? नहीं आया, बिकॉज इसका क्लास क्या बन गया, टप्पल। ये एक टप्पल बन गया बिकॉज मैंने बीच में कोमा डाल दिया, और अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट्स दे दूं सो ये पूरा का पूरा एक टप्पल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये देखो आपको दिखाता हूं, पूरा का पूरा प्रिंट करने के लिए गाइस अलग एल्गोरिथम को यूज करना पड़ेगा। एंड गाइस अब आपको दिखाते हैं फ्लोट। फ्लोट के लिए, फ्लोट बेसिकली डेसिमल वैल्यूज है। अब जैसे इंटीजर वैल्यू तो होगी -1 से लेके +1, लेकिन जब कभी कभी डेसिमल वैल्यूज होते हैं जैसे 1.3, तो अब अगर इसको प्रिंट करना है तो इसको प्रिंट करने पे क्या आना चाहिए, देखते हैं कि क्या ये फ्लोट वैल्यू है कि नहीं। इसके लिए इसका टाइप भी साथ में आपको प्रिंट करके दिखा देता हूं, एक जस्ट गिव मी 1 सेकंड। देखिएगा इसका टाइप आ गया फ्लोट, ठीक है, बिकॉज फ्लोट का मतलब है कि डेसिमल वैल्यूज जो होती है ना, डेसिमल वैल्यूज, उनके लिए फ्लोट को यूज किया जाता है, ठीक है। एंड आपको मैं एक चीज और दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट, दीजिए। अब यहां पे जो है ना, आपको दिख रहा है? अच्छा ओके ओके, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है कि इसके कुछ डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं गाइस। आपको मैं अगर और नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये तो प्रिंट का स्टेटमेंट है ना, ये रे
ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स है गाइस, जो मैं इंटीजर, फ्लोट, वैल्यूज ये सब बता रहा हूं, इनको वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स बोलते हैं, बिकॉज ये कॉमन डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। अब गाइस इसमें ना अलग अलग टाइप्स के डाटा टाइप्स को वर्क किया जाता है। इंटीजर हो गया, जैसे मैंने नंबर बताया, फ्लोट मतलब डेसिमल। अब स्ट्रिंग क्या होता है, मैं आपको स्ट्रिंग दिखाता हूँ। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है गाइस, सेंटेंस वैल्यू। एक मिनट, सेंटेंस वैल्यू में क्या होता है कि जैसे आपको कोई सेंटेंस प्रिंट कराना हो, ठीक है, आपको किसी भी टाइप का सेंटेंस प्रिंट कराना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। अब जैसे कि सपोज मैं लिख दूं x इज इक्वल टू दिस इज माय फर्स्ट फूड, ठीक है। तो अब इसका क्या टाइप प्रिंट होना चाहिए, Ctrl+L अगर आप यहां दबाएंगे तो ये क्लियर हो जाता है। तो ये रहा गाइस, इसका टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग गाइस बेसिकली सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा है पूरा का पूरा, तो इस सेंटेंस का एक फॉर्मेट होता है, उसे बोलते हैं स्ट्रिंग। अब मैं अगर इसको x की जगह str भी लिख दूंगा, देखो गाइस str बेसिकली स्ट्रिंग के लिए यूज किया जाता है। तो उसके बाद बस मुझे प्रिंट में यहाँ चेंजेस करने हैं एंड यहाँ पे चेंजेस करने हैं, एंड देन इसको सेव करना है एंड नीचे से क्लियर ऑल करके ये देखिए, तब इसका प्रिंट क्लास हुआ स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग बेसिकली एक सेंटेंस होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले वाले उस पे। तो गाइस हमारा अगला वाला जो था उसमें, एक मिनट आपको दिखा देते हैं या हाँ ये। तो अब अगला आता है गाइस बुलियन। बुलियन क्या होता है, बुलियन डाटा टाइप गाइस बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट होती हैं। आपको आगे दिखा भी देता हूं, ये तो हो गया गाइस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये रे बुलियन में इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, ये सब यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके चलेंगे, आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए। अब मैं आपको बेसिकली आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स पे फोकस्ड है, कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, ठीक है। एंड इसमें लिस्ट, डिक्शनरीज एंड अदर डेटा टाइप्स तो आगे आएंगे, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये 4 टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे। एंड इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपको करके दिखाता हूँ, और इंट एंड फ्लोट का यूज, कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में इंट एंड फ्लोट का कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। सो अब चलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे। ये रहेगा लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, एंड, नॉट, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये पूरा का पूरा बहुत लंबा सेशन जाएगा, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा कवर अप कर सकूं। लेकिन गाइस क्या है कि बहुत चीजें इसमें कवर अप करने को, जो अभी धीरे धीरे करके मैं कवर अप करूं, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, आपको बुलियन करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। सो मुझे जरा गाइस एक मिनट विंडो को चेंज करने दें, चेंज भी करना पड़ता है यार। अब जैसे आप इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए एग्जांपल के लिए तौर पे ले, हाँ, जैसे कि एक लाइसेंस है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको जो एज है, मिनिमम एज 18 रखनी होती है, ठीक है। अब 18 एज आपको कैसे पता चलेगी आपकी 18 एज है कि नहीं? सो आप उसके लिए एक स्टेटमेंट बना सकते हो, x इज इक्वल टू वैलिड, या इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं चलो फिर भी आपको पहले लिख के दिखाता हूँ कि अगर आपको ऐसे लिखना है कि नहीं, कि आपने इसको एक वो दे दिया, एंड उसके बाद आप यहां से अगर प्रिंट करेंगे, ओह सॉरी, जस्ट अ मिनट, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट लेनी थी ना। ओके, सो हमने x से ले ली एक इनपुट होता है गाइस कि आपको यूजर से इनपुट लेनी है, तो आप उसके लिए एल्गोरिथम को ऐसे यूज कर सकते हैं। आपको एंटर करना होगा इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू, एंड इनपुट का मतलब है कि उसका इनपुट कैसे लिया जाएगा। सो गाइस बेसिकली अगर आप इसको यहां से हटा दें, अगर आप सिर्फ इंटीजर लिखें, इंटीजर ऑफ 3, ठीक है, जस्ट अ मिनट, एंड इसको मैं प्रिंट कर दूं x, ठीक है। अब क्या आना चाहिए आंसर? तो इसका आंसर आएगा कि ये स्ट्रिंग है, डायरेक्ट नंबर प्रिंट हो गया ना 3, बिकॉज हमने इंटीजर वैल्यू यहाँ दे रखी है, यहाँ इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया कि इंटीजर वैल्यू 3 ही इसमें। हाँ, ये जो x है गाइस, ये वेरिएबल है, इसके अंदर हमने ये इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है, और प्रिंट क्या करते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली प्रिंट करते हैं। प्रिंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली यार प्रिंट करना ना चीजों को। और इस एक्स का मतलब क्या है? ये वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल, जिसमें हमने ये इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है, ठीक है। सो ये वाली इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर हुई है और वो डिस्प्ले हो रही है हमारी आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या कहा था कि हमें चाहिए एक क्वेश्चन ऑफ बुलियन। अगर हमारी जो एज है वो 21 है तब तो प्रिंट हो वैलिड, और अगर वो एज कम है
तो प्रिंट और नॉट वैलिड। अब ये कैसे होगा? सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए अब आएगा आगे इंटीजर के आगे इनपुट, क्योंकि हमें एक नंबर इनपुट लेना है, ठीक है। अभी तो मैंने नंबर दिया था, अब हमें नंबर चाहिए, तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं एंटर नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक इनपुट ले लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको सिंपली लेनी है इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये होता है गाइस इंडेंटेशन। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा आप देते हो ना, ये एक्स्ट्रा अलाउड नहीं होता। देखो आपको प्रॉब्लम्स में दिखेगा अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन एंड एक्स एक्सप्रेशन के लिए आगे कमी भी बता रहा है, बिकॉज हमने वो लिखा नहीं है ना। अब आगे हमें इनिशियलाइज करना होगा कि जो एक्स है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 18 है, ये ग्रेटर देन हो या फिर ले लो इक्वल है, अगर वो x 18 के इक्वल है तब तो प्रिंट कर दे भाई कि हाँ हमारी एज इज वैलिड, ठीक है, एज है हमारी वैलिड। और अगर हमारा एल्स का मतलब है इसका ऑपोजिट कि, और ये देखो गाइस ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे चला जाता है। VS कोड का यही बहुत बेनिफिट है। अगर वो एज उससे कम है तो एज इज नॉट वैलिड, ठीक है। अगर हमारी एज 18 है तब तो प्रिंट कर दे भाई हाँ वैलिड है, लेकिन अगर हमारी एज 18 से कम है तो प्रिंट करो भाई नॉन वैलिड है, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया है एंड अब इसको रन करते हैं। अब जैसे सपोज मेरी एज है 21, तो एज इज वैलिड बिकॉज 18 से ऊपर है। ये तो ग्रेटर देन का सिंबल है ना, ग्रेटर देन मतलब ज्यादा, लेसर देन मतलब कम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब ये तो कंबाइन स्टेटमेंट होगी। अब जैसे सपोज आपको सब कुछ अलग अलग लिखना हो तो अलग अलग लिखने के लिए आपको एक और स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, या एक और इफ दे सकते हो, उसको बोलते हैं नेस्टेड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इफ दे दो कि x इक्वल टू 18, इसमें डबल इक्वल टू काउंट होता है क्योंकि ये पाइथन का एक सिंटैक्स होता है, ठीक है। अगर आपकी एज इक्वल टू 18 है तब भी प्रिंट कर दे कि एज इज वैलिड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 3 स्टेटमेंट बना दिए हैं। एक तो है कि ये एज अगर 18 से ज्यादा है तब वैलिड हो, 18 के इक्वल है तब भी वैलिड हो, लेकिन अगर इसको ऑपोजिट है कि 18 से कम है तो वो ना प्रिंट हो। तो अब क्या होगा, अब देखते हैं इसको जरा करके। अब मैंने 21 एंटर किया, एज इज वैलिड, ठीक है। अब इसको दोबारा से यहां से एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैंने प्रिंट कर दिया मेरी एज है भाई 15, तो एज इज नॉट वैलिड। मैं आपको जरा बड़ा करके दिखाता हूं, ये देखिए। अब यहाँ पे ये क्या एग्जीक्यूट हो रहा है इसकी, हमने जो कोड है ये कोड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो रहा है कि अगर हमारी एज ज्यादा है 18 से तब ये करेगा प्रिंट की एज इज वैलिड, लेकिन अगर ये 18 से कम है तो एज इज नॉट वैलिड। ये सिंपली वो दिखा रहा है, ठीक है। ये होता है गाइस नेस्टेड स्टेटमेंट, और इसमें हमने बेसिकली 3 स्टेटमेंट को नेस्ट कर दिया। नेस्ट मतलब जोड़ दिया, जोड़ना, ठीक है। इसमें 3 स्टेटमेंट को जोड़ दिया। अब हमें सपोज हमें एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग लिखना है, या एक फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिंग आगे एग्जीक्यूट करेंगे, स्ट्रिंग का थोड़ा लंबा कर सकते हैं। अब जैसे सपोज आपको फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है एरिया ऑफ सर्कल। आप सोच रहे हो एरिया ऑफ सर्कल तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ एरिया, यहाँ पे इसको अगर हाँ कमेंट्स लिखना हो, कमेंट्स कैसे लिखते हो, उसके लिए लिखना है हैश। हैश को आपको लिखना है और यहाँ पे लिख देते हैं अपना कमांड, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 22/7 का डिवाइड करके 3.14 इंटू आर इंटू ये रहा गाइस इसका फॉर्मूला कि जो वो प्रिंट होगा कि वो ऐसे प्रिंट होता है। मैं इसको हटा दूं तो ये आपको दिखने लगेगा। इसका कोई मतलब नहीं है बिकॉज ये कमेंट बेसिकली आप इसलिए दिया जाता है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो, आपको जैसे याद रखना हो तो एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। अब मैं जैसे इसके आगे हैशटैग लगा दूंगा, ये देखो तो ये कमेंट बन गया। अब अगर मैं इसके अंदर ये डाल दूं स्लैश का साइन, तो स्लैश के साइन से क्या होता है ये भी आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल प्लस अगर आप ये फॉरवर्ड स्लैश डालोगे ना तो उससे क्या होगा, जैसे सपोज ये जो है इसको आप ऐसे लिख दो, ठीक है। और आप यहाँ पे जस्ट अ मिनट, एंड यहाँ पे अगर आप ये ऊपर का डाल दोगे तो ये ऊपर के पूरी की पूरी लाइन कोड में कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है, बेसिकली आपको लिखने का तरीका बता रहा था मैं। अब इसको लिखना कैसे है, तो उसके लिए लिखने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको सब कुछ इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो आपको दिखाता हूं। हाँ, हमें लेनी है जैसे कि सपोज डायरेक्ट फॉर्मूला प्रिंट कराना है ना, तो एक्स क्यू ए ले लो, ठीक है। एरिया लिख लो इक्वल टू और आगे अपना फॉर्मूला लिख दो, या डायरेक्ट इतना भी नहीं करो, इतना भी नहीं करो, ये भी क्यों लिखो,
क्योंकि हमें डायरेक्ट प्रिंट करना है ना, तो हम प्रिंट के अंदर एरिया लिख देते हैं। ठीक है, एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर। ठीक है, ये हो गया सिंपल ये फॉर्मूला। अब अगर हम इसे प्रिंट करोगे तो डायरेक्टली प्रिंट भी हो जाएगा। अच्छा, हमने आर को इनिशियलाइज नहीं किया। सो यहां पे आप इसको इनिशियलाइज कर दो। सो अब क्या होगा कि अगर आप रेडियस को चेंज करोगे तो यहां पे ये डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करके आएगा। ठीक है, पहले तो प्रिंट होके आएगा एरिया। एरिया में अगर आप इस फॉर्मूले को मेंशन कर दो, ये लीजिए 3.14 इंटू आर। ठीक है, अब क्या होगा कि ये इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये हटा दो। अब यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एरिया। ठीक है, कोमा आर। अब ये जो कैलकुलेशन है ये ऑटोमेटिकली कंज्यूम हो जाएगी। अब देखते हैं होता है कि नहीं। अब जैसे सपोज हमने एंटर किया नंबर 3, तो ये कैलकुलेशन करके आ गया और ये उसका नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे होती है गाइस एरिया ऑफ सर्कल की कैलकुलेशन कि आपने रेडियस को चेंज कर दिया तो उसमें अपने आप वैल्यू को चेंज हो जाएगा। अगर आप इनपुट नहीं भी देंगे, आप डायरेक्ट एरिया भी प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करके आ जाएगा। जैसे 1 ले लिया तो आंसर आ गया 3.14, बिकॉज 1 इंटू 1 इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो वो एग्जीक्यूट ऐसे होता है। ठीक है, अब जैसे सपोज आपको इंफॉर्मेशन को स्टोर करना कि यार ये फॉर्मूला अगर मुझे स्टोर करना हो तो स्टोर कैसे होगा? तो स्टोर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप लिस्ट बना सकते हो या टपल कहते हैं डिक्शनरी बना सकते हो। डिक्शनरी तो पता ही होगा आपको, डिक्शनरी जैसे हम अपनी नॉर्मल डिक्शनरी होती है उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर। अब अगर इस चीज को डिक्शनरी में लिखना हो तो डिक्शनरी में कैसे लिखेंगे? डिक्शनरी के लिए लीजिए, डिक्शनरी के लिए आपको सिंपली लिखना पड़ेगा डिक्ट एंड यहाँ पे ये देना। अब ये इसका एल्गोरिथम है। अब आपने एरिया अभी मैं ये इसलिए बता रहा हूं, कोई एडवांस का कंसेप्ट है क्योंकि आपको एरिया ऑफ सर्कल को सेव करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको इसको ऐसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आप दे सकते हो वेरिएबल बी। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड है। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट प्रिंट करो डिक्ट। ठीक है, अब जैसे ये प्रिंट करोगे तो अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टोर नहीं है क्योंकि बी डायरेक्ट बी प्रिंट का हो क्या है। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए डिक्शनरी में सिर्फ बी प्रिंट हो क्या है और कुछ नहीं आया क्योंकि हमने बी को कुछ इनिशियलाइज किया ही नहीं था। अब हम बी के अंदर ये फॉर्मूले को स्टोर कर देते हैं 3.14 इंटू आर। ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको अपडेट करें तो अपडेट करने के लिए हम, क्योंकि हमें अंदर वैल्यू को भी तो अपडेट करना है, तो डिक्ट डॉट अपडेट एंड इसके अंदर हम बी की वैल्यू को स्टोर करते हैं। ये बेसिकली का सिंटैक्स होता है। डिक्ट में आपको करना क्या पता है, डिक्शनरी में आपको सबसे पहले इक्वल टू लेना पड़ता है कि डिक्शनरी इक्वल टू। ठीक है, मैं आपको ये भी देखता हूं कि डिक्शनरी जो है वो उसके लिए आपको इक्वल टू, हर चीज को आपको इक्वल टू देके उसमें ये ऐसे एल्गोरिथम है। इसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है एंड कर्ली ब्रैकेट्स में एंटर मार के आप अपना बीच में बॉडी ऑफ द कोड लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको अपना फॉर्मूला इनिशियलाइज जो आपको डबल कोट्स के साथ करना पड़ता है, जैसे ये डबल कोट्स दे रखे हैं एंड बीच में गाइस ये आ जाते हैं सेमी कॉलम। सेमी कॉलम बेसिकली सेपरेट कर देता है लाइन को कि ये इंफॉर्मेशन अलग है, ये होगी इसकी की और ये होगी इसका इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको अपडेट करना है। इसके लिए अपडेट करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको करना होगा कि हमारी जो एरिया है, एक मिनट, एरिया ऐसे नहीं, जैसे एग्जैक्ट लिखा आपको एग्जैक्ट लिखना है, तो हमें इसको अपडेट करना है किस वेरिएबल के साथ, बी के साथ। तो अब ये देखते हैं कि क्या ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। लेट मी जस्ट सी कि इसमें कोई इश्यूज तो नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कोई इश्यूज आएंगे सो डेफिनेटली वी नीड टू चेक इट आउट। कंट्रोल प्लस एस एंड सो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, b is equal to 3.1414 एंड r is not defined। ठीक है, क्योंकि हमने जो r है उसको डिफाइन तो किया ही नहीं, r की तो वैल्यू डिफाइन हुई नहीं है। सो हम उसको चाहे तो क्या आप चाहे तो इसको एक और वेरिएबल दे सकते हैं, डाटा दे दिया आपने जैसे सपोज। ठीक है, एंड यहाँ सेमी कॉलम यहाँ डाल दिया r नहीं तो s। ठीक है, सो आपको यही को कॉपी करके कंट्रोल प्लस सी एंड इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इसको अपडेट कर दें इसके साथ।
तो आर की जो वैल्यू है वो अपने आप इनिशियलाइज हो जाएगी, कुछ वैल्यू, वो है डेटा, डेटा वाली की के अंदर वो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। अब लेट्स सी इसका देखते हैं आता है कि नहीं। ओके, जैसे तो गाइस अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बुलेट करके दिखा दिया है, एक मिनट, आपको मैंने इंट करके दिखा दिया, फ्लोट करके दिखा दिया, स्ट्रिंग भी करके दिखा दिया और बुलेट भी बता दिया, इफ एल्स नेस्टेड स्टेटमेंट होगी इसके अंदर। अब अगले आगे चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। मैंने लॉजिकल ऑपरेटर, इसका कंपैरिजन ऑपरेटर आपको यूज करके दिखाया है। एंड और नॉट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ सिंबल्स बच गए थे। अब जैसे कि सपोज आपको एक कोड लिखना है, मैं जरा एक मिनट विंडो को चेंज कर देता हूं ताकि आपको देख सके, ठीक है। इज दिस स्क्रीन विजिबल? यस, या अब आपको स्क्रीन दिख रही है। अब क्या है कि हमें ना इसके अंदर और वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है। ओह अच्छा, ब्राइटनेस पे से दिख नहीं रहा था। अब जैसे सपोज हमने ले लिया एंड का मतलब क्या है कि ये और ये दोनों चीजें अगर सही है तब एग्जीक्यूट होगा, अगर ये और ये ए और बी दोनों सही नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और नॉट का मतलब है कि होना नहीं चाहिए, इसको ऑपोजिट होता है, ठीक है। और का मतलब है या तो ये या ये, और का मतलब होता ही ये ना हिंदी में, मतलब या ये चाहे तो ये, इनमें से कोई एक। एंड का मतलब है कि दोनों में से अगर कोई भी सही है तो चल जाएगा, नहीं सॉरी, दोनों में से अगर कोई एक सही है तो चलेगा। लेट्स सी, जैसे कि सपोज एक कोड सोचते हैं, एंड और नॉट ट्रैफिक लाइट, ठीक है। ट्रैफिक लाइट जो है गाइस, ट्रैफिक लाइट में जैसे कि आपको वैल्यू इनिशियलाइज करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू दे देते हैं रेड। ट्रैफिक लाइट में 3 कलर्स होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, नहीं रेड येलो ग्रीन, ठीक है। ये रही येलो और ये रही ग्रीन, ठीक है। ये होता है ट्रैफिक लाइट में, जो हमें पता है कि हाँ भाई ये ट्रैफिक लाइट है। अब हमें पता करना हो कि कब कौन सी लाइट इंडिकेट करेगी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए हम एक कोड को डिजाइन कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोड हो गया गाइस, बिकॉज ये मैं अभी जस्ट सोच रहा था, एक्चुअली मैं आपके लिए थोड़ा सिंपल सोच रहा था, बट ये काफी कॉम्प्लिकेटेड निकल के आ गया बच्चों को, ठीक है। कभी कभी गाइस कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी ट्राई कर लेनी चाहिए। अब सॉरी, अब अगर ए नहीं, एक मिनट, ट्रैफिक लाइट का कोड आपको बहुत लंबा पड़ेगा, बिकॉज इसमें आपको नेस्टेड स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, प्लस मैं आपको डिस्टेंस कैलकुलेटर भी बताऊंगा, और डिस्टेंस कैलकुलेट करके आप पता लगा सकते हो कि आपकी जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइट रेड, येलो या ग्रीन होनी चाहिए। सो उसमें ये जो कोड है बहुत लंबा चला जाएगा, तो हम इसको सिंपल कर लेते हैं अभी, क्योंकि गाइस मेरे दिमाग में कोड आ रहा था ग्रेटेस्ट ऑफ 4। ये बिल्कुल सिंपल कोड है, आपको सिंपल से स्टार्ट करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड पे लेके नहीं जाते, ठीक है। सो हम ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स के लेते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल सा कोड है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि मैंने इसको एक टाइम लाइन दे दिया। अब ग्रेटेस्ट में हमें इनिशियलाइज करनी पड़ेगी 3 वैल्यू, सेम ले लो INT इनपुट एंटर नंबर 1, ठीक है। आपको पहला नंबर एंटर करना है एंड रुक जाओ, या सो इसको कंट्रोल+C कंट्रोल+V कंट्रोल+V, इससे कॉपी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों को अलग अलग नाम दे दो, क्योंकि ये अगर सेम रहेंगे तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब ये 3 नंबर बचे, तो अब हमें ये पता लगाना है कि इनमें से बड़ा कौन सा नंबर है। तो अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम चले कि अगर इफ जो A है ग्रेटर देन B है एंड जो A है ग्रेटर देन C है, तब होना चाहिए कि जो हमारा प्रिंट होना चाहिए एक, हाँ, ये A इज ग्रेटेस्ट, कि वो इन दोनों से ग्रेटेस्ट है ना, राइट।
ग्रेटेस्ट। अब दूसरी कंडीशन ले लो, एलिफ ले लो, ठीक है। एलिफ बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एलिफ अगर ए नहीं सॉरी, अब आगे चलते हैं बी पे। ए तो हो गया, ए दोनों के कंपैरिजन में अगर बी सी से बड़ा है, क्योंकि हमने 3 ही ली है, सी से अगर बड़ा है तो प्रिंट होना चाहिए बी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब इसका एल्स होना चाहिए ऑपोजिट, कि अगर इनमें से भी ए भी नहीं है तो फिर डायरेक्ट प्रिंट हो जाए सी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने इनिशियलाइज इसको सेव कर दिया है। अब हमारी कंडीशन क्या है कि अगर ए है बी से बड़ा है एंड और सॉरी ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तब तो ए ग्रेटेस्ट है। लेकिन अगर बी सी से बड़ा है तब बी ग्रेटेस्ट है। इसका ऑपोजिट अगर इनमें से कोई भी सच नहीं है तो सी इज ग्रेटेस्ट। अब इसको सर्च करके देखो, मैं जैसे नंबर डालूं 2, ठीक है, 1 3। अब यहां पे आप देख सकते हो, इसको एंटर मारते हैं तो C इज ग्रेटेस्ट। C क्यों ग्रेटेस्ट है? कॉमन सी बात है कि यार 2 1 में से बड़ा कौन सा है? 3 नंबर बड़ा है, इसलिए C इज ग्रेटेस्ट। अब इसको ऑपोजिट करना हो कि हमें स्मॉलेस्ट निकालना हो तो स्मॉलेस्ट में गाइस आपको करना कुछ नहीं है, इसको ऑपोजिट कर देना है। मैं जरा इसको पूरा का पूरा कोड आपको यही है, बस इसको यहाँ पे दोबारा से इसको पेस्ट कर देते हैं एंड आप ये डायरेक्ट सारा कोड सिलेक्ट करके कंट्रोल+/ करोगे, सारा कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये है स्मॉलेस्ट का, कि हमें स्मॉलेस्ट निकालना है। ये देखिए तो सारा कोड सेम रहेगा, बस आपको ये और चेंज करने हैं, जो सिंबल है इनको चेंज करना है। जैसे आप इस सिंबल को चेंज करोगे तो आपको स्मॉलेस्ट पता चल जाएगा, बिकॉज यार ग्रेटर देन लेसर देन सिंबल चेंज करिए आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं इसको सेव कर और मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर या 1 मिनट ऊपर का जो कोड है ना उसको कॉपी कर लेता हूँ। 1 मिनट ऐसे भी ठीक है, बिकॉज यार आपको ना मैं दिखाना चाहता हूँ साथ साथ। अब यहाँ पे हमें ये कमांड को सारी को चेंज करना होगा बस, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट वाला है ना, तो हमें प्रिंट करना है कि ये स्मॉलेस्ट है। ये हो गया स्मॉलेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे सारा अच्छी तरह से एडिट कर देता हूँ, बिकॉज यार दिखने में वो परफेक्ट लगना चाहिए ना, दैट्स द थिंग आई थिंक। तो ओके, अब इसको जो है कंट्रोल+L करेंगे एंड सेव। अब अगर हम एंटर करते हैं सेम नंबर सेम सीरीज, तो जो B है वो स्मॉलेस्ट आ गया। क्यों आ गया B स्मॉलेस्ट? बिकॉज यार यहाँ पे नंबर देखो ना कि ये ऑब्वियस सी बात है 1 ही छोटा है। ऊपर में क्या था? ऊपर में ये था, ऊपर वाले कोड में। 1 मिनट में जरा इसको ऊपर देता हूं, इसको दोबारा दबाओगे ना कंट्रोल+/ को तो ये कोड वापस आ जाए। अब देखो ऊपर के कोड में क्या था कि ऊपर के कोड में अगर A B से छोटा है एंड A C से भी छोटा है तब A ग्रेटेस्ट है। लेकिन अगर B C से छोटा है तो B ग्रेटेस्ट है, ऑपोजिट है C ग्रेटेस्ट है। और यहां पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिंबल्स को रिवर्स कर दिया कि अगर A B से भी छोटा है, A C से भी छोटा है तब A स्मॉलेस्ट है, और अगर B C से छोटा है तो B स्मॉलेस्ट है। और इसको ऑपोजिट, अगर इनमें से कोई सा भी नहीं छोटा है तो डेफिनेटली C ही छोटा हो, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली ये एग्जीक्यूट होके आ गया। ये ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर्स है एंड ये स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर्स है। अब जैसे कि सपोज और कोड सोचते हैं, ये तो हो गए बेसिक वाले कोड, ठीक है। अब जैसे कि लेट मी थिंक सम मोर कोड्स। या सो गाइस मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हम 4 कोड लिख लेते हैं। चेक वेदर, चेक letter is vowel और constant, ठीक है। constant की स्पेलिंग हो एंड हम फिर कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ नंबर्स, बिकॉज गाइस इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज हो जाएगा। एंड उसके बाद हम अगला ले लेते हैं एवरेज वाला, एवरेज ऑफ सम नंबर्स, ठीक है। ये हो गए 3 कोड। अब आप इसके अकॉर्डिंग से आप इसको फिलअप करेंगे सारे को ताकि परफेक्टली बैठ जाए। अच्छा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। अब गाइस कमेंट्स में अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हो ना तो वो दिखता नहीं, ठीक है।
ये इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप एक वैल्यू को इनिशियलाइज कर दीजिए। जैसे कि हमने लेना है कोई इनपुट, बिकॉज हमें अल्फाबेट की इनपुट लेनी है ना, तो एंटर दी अल्फाबेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक अल्फाबेट को एंटर कर दिया। ओके, अब क्या करना है, अब हमें डालनी है इफ स्टेटमेंट, या इफ एक्स इन लेटर एक्स इन, इसमें हमें वो सारे वॉवल्स को डाल देना है। ए वॉवल्स यही होते हैं गाइस, आई थिंक सो, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब ये इफ स्टेटमेंट जो है, ये जरा मैं एक मिनट पूरी कर देता हूँ। अब यहाँ से ये इफ स्टेटमेंट पूरी हो जाती है, बस यहाँ पे ये जो स्पेस है ये नहीं है। ठीक है, अब क्या कंडीशन बनती है कि अगर ये एक्स वैल्यू जो है वो इस सीरीज के अंदर है, तब तो प्रिंट हो जाए वॉवल। ठीक है, और एल्स में प्रिंट हो जाए कांस्टेंट। कि अगर ये वॉवल है, अगर ये वाली जो एक्स की वैल्यू है वो इस सीरीज में आ रही है, तब तो वो वॉवल बन जाए। लेकिन अगर वो इस सीरीज में नहीं आ रहा है, कि ए ई आई ओ यू में नहीं आ रहा है, तब वो कांस्टेंट बन जाए। चलो इसको चेक करके देखते। अब जैसे ओ एंटर किया तो ओ जो है वो वॉवल है। ठीक है, अब अगर आपको इसको दोबारा एग्जीक्यूट करना है तो आपको दोबारा से यहाँ से रन पे क्लिक करना होगा। अब जैसे मैंने जी एंटर किया तो जी कांस्टेंट। ये होता है गाइस बेसिकली कि आपको क्या करना होता है, आपको समझना होता है कि इसका एक तरीका होता है लिखने का, कि इन का मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है वो इस सीरीज में ए ई आई ओ यू, ये होता है वॉवल। अगर इस सीरीज में वो आता है तो वो वॉवल है, और अगर नहीं आता है तो वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये हो गया बेसिक यूज। अब चलते हैं अगले कोड की तरफ। इसको मैं जरा कर देता हूं वो कमेंट आउट, एंड यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज ऑफ नंबर्स, कि हमें भाई परसेंटेज लेनी। ठीक है, अब आप इसमें इनपुट लेनी पड़ेगी इंटीजर की आप इनपुट ले लीजिए, एंड यहाँ लिखिए एंटर नंबर, कि भाई मैंने एक नंबर एंटर किया है और मुझे उसकी इनपुट चाहिए। ठीक है, और लेकिन मुझे कैसे इनपुट चाहिए, कि इफ अगर ए उसका रिमाइंडर जो है वो आई थिंक सो परसेंटेज निकाल रहे हैं ना नंबर्स के एग्जाम में, हमें एवरेज भी लेनी पड़ेगी। तो ठीक है गाइस, एवरेज वाला भी पहले कर देते हैं, बिकॉज एवरेज लेके ऊपर इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, एंड इसको इनपुट करो। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ गाइस, मैं लिखने का तो परसेंटेज पहले लिख देता, इससे फायदा ये हो जाएगा कि ये ऊपर में यूज कर पाऊंगा। ठीक है, एंटर दी नंबर्स सब्जेक्ट। ओके, हमें सब्जेक्ट का लेना है ना, बिकॉज हमें एवरेज निकालनी है। जैसे हमें सब्जेक्ट्स के नंबर निकालने हैं। ठीक है, ठीक है, अब जैसे सब्जेक्ट्स 1 है, एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स 1 आना चाहिए, एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1। ठीक है, अब कि हमें पहले सब्जेक्ट के नाम मार्क्स देखने, तभी एवरेज निकल जाएगा। तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं सिंपली, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए। तो हमें 5 का निकाल लेते हैं एवरेज। तो ये हो गया 2 3 4 एंड 5। ठीक है, बस अब इन सबको अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। कोई भी अल्फाबेट दे दो, इसको ई दे दो, या इतना भी क्यों करना, इसको सब्जेक्ट 1 दे दो, ये सबसे इजी रहेगा। ठीक है, आपको समझने में। सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ठीक है, सब्जेक्ट 4, और ये हो गया सब्जेक्ट 5। कि भाई हमने 5 सब्जेक्ट ले लिए हैं, हमें इसका एवरेज निकालना है। तो बेसिकली आपको एवरेज करने के लिए करना क्या पड़ता है, कि इसको टोटल को डिवाइड करके, मतलब आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। एवरेज का फॉर्मूला होता है
ये रहा आपकी स्क्रीन। एवरेज का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ई डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये तो हो गए एक डायरेक्ट फॉर्मूला कि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट्स है, मैं अगर इसको कोमा से हटा दूं तो आपको दिखेगा, ये देखिए कि ये मैंने इनिशियलाइज लिखे इसलिए आ नहीं रहा है कि एवरेज होगी कि इन 5 सब्जेक्टों के जो नाम है डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट्स से हमारी एवरेज निकलती है। ठीक है, अब इस एवरेज को निकालते हैं। उसके लिए आपको डायरेक्ट एक ये बना लो एवीजी एवरेज। सो हमें एवरेज में करना क्या है, हमें करना है सब 1 प्लस सब 2 प्लस सब 3 प्लस सब 4 प्लस सब 5। ठीक है, ये हो गए इसके टोटल एवरेज कि हमने ये सारे नाम सेव कर लिए हैं। अब अगर आप बोलोगे कि यही डायरेक्ट लिख के इसको डिवाइडेड बाय 5 कर देना तो इससे इसकी एवरेज निकल आएगी। अगर आपको बोर्ड मास पता हो BODMAS तो उसके अकॉर्डिंग ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा फिर ये एग्जीक्यूट होगा। उस अकॉर्डिंग से आंसर डायरेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इनको अलग अलग करूं, जैसे सपोज हम ले लें एक नम के नाम से वेरिएबल को मैं सेव करूं, उसमें एवरेज जो है उसको 5 से डिवाइड करा जाए, तब ये जो प्रिंट होके आएगा ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये दोनों आ जाएंगे। मैं आपको एवरेज प्रिंट करा देते हैं, फिर प्रिंट करा लेंगे नम जो कि वैल्यू स्टोर करेगी। देखिएगा यहाँ पे क्या लिया है मैंने, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूं। यहाँ पे मैंने 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं। ठीक है, वो 5 सब्जेक्ट्स मैंने एवरेज के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करे हैं एंड देन वो वेरिएबल को मैंने एक नम और वेरिएबल बनाया है। उसके अंदर जो ये एवरेज निकली है ऊपर की सारी की जो एवरेज निकली है, इसको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास 5 है, 5 से डिवाइड करा है। देन उसको प्रिंट करने के लिए मैं इन दोनों को प्रिंट करके दिखा रहा हूं कि आपको ये दिखेगा कि नहीं। तो आपको उसके लिए सबसे पहले ये कंट्रोल नेट जरा हम इसको सबसे पहले सेव कर दें। अब आप सब्जेक्ट नंबर एंटर करो, इसमें वो 89 90 91 ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा, चलो फिर भी 90। तो एवरेज टोटल निकल के आया, एवरेज है 450 और इसकी जो परसेंटेज है वो 90% है। बिकॉज यार सारे नंबर मैंने ऐसे ले लिए तो उसके अकॉर्डिंग से ये निकल के आया 90%। आपने देख लिया इसकी ऐसे इसकी एवरेज निकलती है। अब यहां पे परसेंटेज इसके निकालना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज यार परसेंटेज में करना कुछ नहीं था, परसेंटेज में यही सारा कोड कॉपी करके पेस्ट करना है। ठीक है, और इसको कर देते हैं कमेंट आउट। अब क्या करना है, हमें परसेंटेज निकालना है। सो आपके पास इस नम की एवरेज तो आ गई है। ठीक है, लेकिन अब इस जो नम है इसकी आगे आपको परसेंटेज भी निकालनी है। सो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ इक्वल टू क्या किसी वेरिएबल में स्टोर करा दो, या इसको ऑपोजिट कर लो, रुको क्योंकि इसमें वैल्यू पहले से ही है। ठीक है, एस ऊपर नी एस ले लेते हैं और यहां ले लेते हैं नम। आई होप सो इसमें कोई एरर ना आए, अदरवाइज हमें उस एरर को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। गाइस एरर्स नहीं आएंगे तो फिर पता कैसे चलता है ना, दैट इज द थिंग। अच्छा ठीक है, वैसे यार ये आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर ये एक्सेप्ट करता है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको मैं डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ कि ये कैसा वर्क करेगा। हम कोई भी नेम पर PER सेव कर लेते हैं। ठीक है, एंड उसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। लेट्स सी इसमें एरर क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ एरर शो कर। अब जैसे सपोज हम इसको वो करेंगे तो 1 एरर क्या है। अच्छा ठीक है, समझ गए। देखो हमने क्या किया, ये 5 सब्जेक्ट्स की एवरेज निकाली है। ठीक है, उसको एडिशन करके इसमें सेव कर दिया था, फिर उसका एवरेज निकाल के एक नए वेरिएबल में सेव कर दिया था। अब ये जो आंसर आया है इसका डायरेक्ट परसेंटेज नहीं हो सकता। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक तरीका बनाना पड़ेगा कि भाई हमारे पास इसकी एवरेज निकल के आई है, लेकिन हमें एवरेज से कोई यूज नहीं करना है। हमें क्या करना है कि एवरेज में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट सेव हुआ है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने बनेंगे 500।
500 मार्क्स बनेंगे ना। अब जब वो 500 मार्क्स बनेंगे डिवाइड करेंगे, फिर हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा गेट, एंड उसमें हमें सेव करनी पड़ेगी पर इनटू 100। अब अगर हम ये सारे सेव करें तो ये सारे प्रिंट होके आएंगे, बिकॉज हमने सबको अलग 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 करके इनिशियलाइज कर दिया। लेट्स सी, देखते हैं अब ये वर्क करता है कि नहीं, बिकॉज अब मुझे कोई एरर नहीं शो कर रहा है। लेट्स सी, अब जैसे सपोज मैं सबसे इजी ले लेता हूँ 10 में इसलिए ले रहा हूँ गाइस, 10 का कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड ये देखिए आपके सामने जो इसका टोटल एवरेज है। ओके अच्छा, ये भी दिखाना है आपको, आपको ऐसे भी समझ आ रहा होगा ना। मैं यहाँ पे एक चीज और ले लेता हूँ, ये लीजिए। अब ऐसे करके ये आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि क्या लिखा है, ठीक है। इक्वल टू कॉमा एवरेज, ये एक तरीका होता है गाइस लिखने का कि आपको क्लियरली सारा पता चल जाए। टोटल एवरेज नहीं है ना, ये तो टोटल है ना, उसका टोटल सम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं टोटल सम, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं एवरेज के साथ, एवरेज इज इक्वल टू कॉमा नम, ठीक है। अब पर में क्या सेव है, पर में उसको डिवाइडेड बाय 100 है, तो परसेंटेज क्योंकि हमें कंबाइन चाहिए ना आंसर, तो हम परसेंटेज इक्वल टू कॉमा पर। अब इसको हटा दें एंड इसको भी यहीं पे इसमें अंदर हम एक साथ भी सारा प्रिंट कर सकते हैं, बिकॉज यार क्या है ना, ये अलाउड होता है इसमें पाइथन में कि हम दो फंक्शंस को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। अब आप जब ये देखोगे तो आपको ये बहुत परफेक्टली दिखेगा। जैसे सपोज यहाँ पे मैं इसको हटा ही रहा था ताकि आपको क्लियरली दिखा सकूं। अब ये कोड को ना मैं जरा सा ऊपर कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारा दिख रहा होगा, मैं इसको जरा सेव करता हूँ एंड अब एंटर कर। अब जैसे 10, ठीक है, 10। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसका जो टोटल सम है, टोटल सम इज इक्वल टू 50। 10 को 5 बार डिवाइड प्लस करोगे तो 50 आता है, ठीक है। अब उसका एवरेज निकाल दोगे कि उसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 से डिवाइड करके आता है 10। 50 बाय 5 10 होता है, ठीक है। अब परसेंटेज निकालोगे उसकी, तो उसकी परसेंटेज आएगी 10%, बिकॉज 0.1 जो है ना गाइस वो उसका आगे फाइनल वाला है। ये देखिए, ये जो पर है, पर में उसका 500 से डिवाइड करा हुआ नंबर स्टोर है जो कि 0.1, लेकिन जब ये 100 से हो जाएगा तब ये आ जाएगा डायरेक्ट। अब मैं अगर इसको हटा दूं कि भाई मुझे तो डायरेक्ट यही परसेंटेज ही देखनी है, तो तब के लिए हमें करना क्या होगा, इसको जरा सा सेव करें। आपको वो लिखने की जरूरत नहीं थी, आप उसको हटा भी सकते हैं। ये लो, आपको डायरेक्ट सारे आंसर मिल गए, आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये नहीं इनिशियलाइज करना पर कि यार मुझे तो डायरेक्ट परसेंटेज ही देखनी है। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट 1 हमने 5 सब्जेक्ट को 10 इनिशियलाइज किया है, टोटल सम सबका 50 आ गया, एवरेज आ गई 10 क्योंकि 50 डिवाइडेड बाय 5 आता है 10, एंड परसेंटेज आ गई 10%, कि भाई बंदे के सिर्फ 10% मार्क्स है। अब हमें क्या है कि ये तो हो गया उसका एवरेज, परसेंटेज। अब हमें ये भी पता लगाना है कि ये जो बंदा है ये पास है कि फेल। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम आगे और एक कंडीशन बना सकते हैं, ये होता है लॉन्ग फॉर्म कोड। अब यहाँ पे हमें करना क्या कि जो गेट है, गेट में हमारा फाइनल आंसर स्टोर्ड है ना परसेंटेज, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 है, क्योंकि 50 पे ही पास होता है, तो कर दो प्रिंट पास कि भाई वो पास, ठीक है। एल्स अगर इसका ऑपोजिट है तो होगा प्रिंट फेल। अब अगर हमारी जो परसेंटेज है वो 50 से ऊपर आती है तब तो पास है भाई, अगर 50 से नीचे है तो फेल है। अब ये कैसे पता चलेगा, चलो मैं इसको भी करके दिखा देता हूं आपको। अब यहाँ पे हमें दोबारा से एंटर करने पड़ेंगे, जैसे सपोज 90। अब मैं कुछ रैंडम नंबर्स ले लेता हूँ, 67, 70, 65, 66। तो ये बंदे की परसेंटेज 74% बन रही है, बिकॉज इसके कुछ नंबर सही थे, इसी कारण से ये हो गया पास। लेकिन अगर यहीं पे
मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूं और यहाँ पे मैं सारे नंबर कम कम ले लूँ, 56, 65, 45, 59, ठीक है, और 6 या सपोज एक सब्जेक्ट में 80 आ गए, सॉरी यार ये है ना गाइस, थोड़ा थोड़ा टाइपिंग का ध्यान, 45 एंड एक सब्जेक्ट में आ गए 34, 67 एंड फिफ्थ सब्जेक्ट में उसके सपोज 80 आ गए, तो भी वो पास होगा बिकॉज उसकी जो परसेंटेज है वो 56% बैठी है। आप इस तरह से इस कोड को टेस्ट आउट कर सकते हैं। अब अगर आपको गाइस ये कोड अवेलेबल करना चाहिए कि ये कोड कहाँ अवेलेबल होंगे, तो गाइस मैं सारे कोड अवेलेबल कर दूंगा आपको वेबसाइट पे, मेरी मिल जाएंगे। एक ब्लॉग है, मैं आपको ब्लॉग दिखा देता हूँ, आपको सर्च करके, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं learnwithih.blogspot.com, आपको वहां पे मिल जाएगा। मैं चाहे तो आपको विंडो चेंज करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है, जरा मैं विंडो को चेंज कर देता हूँ। आई होप सो आपको ये विंडो दिख रही हो। लेट मी जस्ट सी, यहाँ से गाइस जरा विंडो को चेंज कर देता हूँ मैं। हमारी विंडो है गूगल क्रोम, तो अब आपको विंडो दिख रही है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना होगा, या यहीं पे सर्च कर देता हूँ, या एक राइट, लर्न with IH.blog। ये है गाइस मेरा ब्लॉग जो कि मैंने लिखा है एंड इसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, या बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आपको बस सिंपली ये सर्च करना है learnwithih.blogspot.com, आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको ये नहीं करना है तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, आपको सिंपली क्या सर्च करना है, GitHub, ठीक है, GitHub सर्च करें एंड नॉर्मली आप GitHub पे अगर यहाँ पे सर्च करें, मुझे देखना है कि GitHub पे यहाँ लाइब्रेरी दिखती है कि नहीं, या मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रिपोजिटरीज के अकॉर्डिंग वो तो गाइस आपको इसकी तो जरूरत नहीं है। GitHub तो आपको पर्सनल वाला ज्यादा हो जाएगा, वो मिलेगा नहीं आपको इतनी आराम से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आप सिंपली इसको सर्च करके आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। और अगर आपको ये मेरी जो पीपीटीज है, अगर आपको ये पीपीटीज देखनी है तो इनका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहे तो ये पीपीटीज को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां से आपको सारी पीपीटीज अवेलेबल हो जाएंगी। बिकॉज यार मैंने सोचा यही था यार, चाहे तो मैं एक काम करूंगा गाइस, वो सारी पीपीटीज मैं अपलोड कर दूंगा कहीं पे और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपके लिए काफी आसानी होगी एक्सेस करने के लिए, ठीक है। सो इस तरह से गाइस बेसिकली जो सिंपल से कोड्स होते हैं वो वर्क करते हैं कि एवरेज कैसे निकाली जाती है। एक मिनट में जरा इन सबको नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फाइनली आपको दिखाया जा सके यहाँ हमने आज किया था, ठीक है। ये रहा। तो गाइज आज हमने किया था ऑड एंड इवन, नंबर ऑड है या इवन है, और हमने ये वाला भी किया था कि चेक वेदर लेटर इज वोवेल और कांस्टेंट, फिर हमने परसेंटेज निकाली थी एंड देन उसके बाद हमने इसकी जो नीचे ये वाला कोड है ना गाइस, इसमें हमने इसकी एवरेज निकाली थी। तो गाइस आई थिंक आज के लिए इतने कोड्स बहुत हैं, बिकॉज मैंने आपको ऑलमोस्ट बेसिक सारे कोड्स कवर अप कर दिए हैं। ऑड एंड इवन बता दिया, वॉवल्स एंड कांस्टेंट भी बता चुका हूं मैं, एंड परसेंटेज, एवरेज। अब इसके बाद गाइस जो आगे एडवांस लेवल के कोड्स हैं वो आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एक बहुत जरा सा आपको आइडिया देता हूँ इसमें क्या आएगा। लेट मी जस्ट ओपन दैट विंडो, या तो ये है हमारी, यहाँ पे आगे आएंगे गाइज, ये तो आज मैंने करके दिखा दिया, लेकिन अब इसके आगे गाइज और भी चीजें आती हैं, वो है लूप, इफ एल्स एलिस, ये तो आपने कर ली। ट्रांसफर स्टेटमेंट नहीं करी होगी आपने, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स नहीं करी होगी। ट्रांसफर और आइटरेटिव स्टेटमेंट मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, ठीक है गाइज। So guys, that's it for today for this video। अगर आपको आज की वीडियो मजा इसे कैसे भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।